हम्म। कल्पना कीजिए एक ऐसे युवा की जो महज 33 साल की उम्र में देश के बजट के इतने जटिल आंकड़ों को बहुत आसानी से सुलझाता है। हाँ, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की कुर्सी से उठकर सीधा राज्यसभा तक का सफर तय करता है। एग्जैक्टली exactly। और जो बॉलीवुड की चकाचौंध और पेज 3 की सुर्खियों का भी हिस्सा बनता है। लेकिन लेकिन आज अचानक अपनी ही राजनीतिक पार्टी के भीतर एक बेहद रहस्यमयी और भारी राजनीतिक तूफान के केंद्र में फंसा हुआ है। ये एक ऐसा विरोधाभास है ना, जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। मतलब देखिए, एक तरफ डेटा, बैलेंस शीट और तर्कों की बेहद सधी हुई दुनिया है, बिल्कुल। और दूसरी तरफ राजनीति की वो अप्रत्याशित जमीन है जहां जहां कोई भी फॉर्मूला हमेशा काम नहीं करता। सही कहा। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का जो मुख्य मिशन है वो इसी दिलचस्प प्रोफाइल को डिकोड करना है। हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा की। हाँ, और हमारे सामने आज स्रोतों का एक काफी बड़ा और विविध ढेर है। हाँ, मतलब खबरों के ताज़ा लेख हैं, मान्यता के चुनावी हलफनामे हैं, संसद के भारी भड़कम भाषणों के ट्रांसक्रिप्ट और कुछ ऐसे यूट्यूब वीडियो भी हैं जिन्होंने हाल ही में इंटरनेट पर तहलका मचाया हुआ है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक व्यक्ति जो अर्थव्यवस्था के पन्नों को इतनी बारीकी से पढ़ता है, वो आज खुद राजनीति के एक ऐसे उलझे हुए समीकरण में है जहां अम, जहां उसके अपने ही एसेट्स शायद लाइबिलिटीज में तब्दील हो रहे हैं। हाँ, तो चलिए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। वर्तमान में जो ये राजनीतिक तूफान चल रहा है उसे समझने से पहले हमें हमें उस नींव को देखना होगा जिसने इस व्यक्ति को इतनी तेजी से शिखर तक पहुंचाया। मैं मानती हूँ कि इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यही है। जब एक टेक्नोक्रेट, मतलब तकनीक और आंकड़ों पर चलने वाला व्यक्ति पारंपरिक राजनीति के अखाड़े में उतरता है, तो शुरुआत में उसकी रफ्तार बहुत तेज होती है। बहुत तेज। अगर हम उनके शुरुआती करियर के ग्राफ को देखें तो ये किसी ब्लू चिप स्टार्टअप की तरह लगता है। ऐसे स्टार्टअप जिनके फंडामेंटल्स कागज पर एकदम मजबूत होते हैं और जिनकी ग्रोथ लगभग रातों रात होती है। हाँ, बिल्कुल। 11 नवंबर 1988 को दिल्ली में जन्म, मॉडर्न स्कूल जैसी प्रतिष्ठित जगह से पढ़ाई और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम। हाँ। लेकिन यहाँ एक आंकड़ा है जो जो तुरंत ध्यान खींचता है। वो आंकड़ा है 22 साल की उम्र। हाँ, महज 22 साल की उम्र में सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। बाप रे, बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की जो परीक्षाएं होती हैं, वो अपने आप में एक चक्रव्यूह होती हैं। वो इंसान से अत्यधिक विश्लेषणात्मक क्षमता और घंटों की अथक मेहनत मांगती हैं। हाँ, और बात सिर्फ यहाँ नहीं रुकती ना। इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से सर्टिफिकेशन और डिलॉयट तथा ग्रांट थॉर्नटन जैसी वैश्विक ऑडिटिंग फर्म्स में काम करने का अनुभव। ये एक ऐसा रेज्यूमे है जो आपको कॉर्पोरेट दुनिया के शीर्ष पर तो ले जा सकता है, लेकिन भारतीय राजनीति में ऐसी पृष्ठभूमि बहुत ही दुर्लभ मानी जाती है। और शायद यही दुर्लभता उनका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट बनी। मतलब जब हम चुनाव आयोग को दिए गए उनके हलफनामे पर नजर डालते हैं तो वहां भी एक अजीब सी साफ सफाई दिखती है। हाँ, वो माय नेता वाले आंकड़े ना। एग्जैक्टली। माय नेता के आंकड़ों के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग 36.99 लाख रुपए बताई गई है। इसमें कुछ बैंक जमा है, 1.3 लाख रुपए की एक पुरानी मारुति स्विफ्ट कार है और 90 ग्राम सोना है। कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं। नहीं, उनके नाम पर कोई घर, कोई जमीन या कोई अचल संपत्ति नहीं है। लेकिन हलफनामे का जो कॉलम सबसे ज्यादा चमकता है वो है लाइबिलिटीज निल, यानी उनके ऊपर 1 रुपए का भी वित्तीय कर्ज नहीं है। ये काफी रोचक है। हाँ, हालांकि उसी हलफनामे में ये भी दर्ज है कि उन पर मानहानि और पब्लिक मिसचीफ के 3 मामले लंबित हैं, पर कोई दोष सिद्धि या सजा नहीं हुई है। देखिए, यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि राजनीति में वित्तीय पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति का आना पूरे खेल को कैसे बदल देता है। राजनीति के अखाड़े में अक्सर बाहुबल, जातिगत समीकरण या जो पारंपरिक ताकतें हैं वो हावी होती हैं। सही बात है। वहां एक सीए का आना उसे एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण देता है। जब कोई कर्ज नहीं होता, मतलब लायबिलिटीज निल होती हैं, तो ये एक युवा राजनेता को एक मानसिक आजादी देता है। वो बिना किसी वित्तीय दबाव के नीतियां बना सकता है। हाँ, और वो जो 3 मुकदमों वाली बात है। रही बात मानहानि और पब्लिक मिसचीफ के मुकदमों की, तो इसे समझना भी जरूरी है। आधुनिक भारतीय राजनीति में, खासकर जब कोई विपक्ष का नेता सरकार पर तीखे हमले करता है, तो मानहानि की केस एक तरह का ऑक्यूपेशनल हैजर्ड या पेशेवर जोखिम बन चुके हैं। बिल्कुल एक रूटीन सा हो गया। हाँ,
जब तक कोई दोष सिद्धि नहीं होती तब तक ये मामले किसी राजनेता के करियर पर कोई बड़ा दाग नहीं माने जाते। और ये विश्लेषणात्मक या जो ऑडिटर वाला नजरिया है, ये केवल उनके चुनावी हलफनामे तक सीमित नहीं है, संसद के मंच पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वो कैसे? अगर हम हालिया ट्रांसक्रिप्ट को देखें तो उनके भाषण किसी राजनीतिक रैली जैसे नहीं लगते, बल्कि किसी कॉरपोरेट बोर्ड मीटिंग की प्रेजेंटेशन जैसे लगते हैं। उनका एक मशहूर बजट भाषण है जिसका शीर्षक था द गुड, द बैड एंड द वे फॉरवर्ड। ओहो, अच्छा। हाँ, उन्होंने पारंपरिक विपक्ष की तरह सिर्फ मेज नहीं पीटी और ना ही आंख मूंदकर हर चीज का विरोध किया। उन्होंने सरकार के कुछ कदमों की बाकायदा तारीफ की। ये एक बहुत ही परिपक्व संसदीय व्यवहार का उदाहरण है। मैं मानती हूँ कि उन्होंने डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर जो एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाने के सरकार के कदम की सराहना की थी, वो बहुत अहम था। हाँ, सुनने वालों के लिए ये समझना दिलचस्प होगा कि ये काम कैसे करता है। देखिए, शेयर बाजार में डेरिवेटिव ट्रेडिंग अक्सर सट्टेबाजी या स्पेक्यूलेशन को बढ़ावा देती है, जहां लोग भविष्य के दामों पर दांव लगाते हैं। टैक्स बढ़ाने से ये सट्टेबाजी महंगी हो जाती है, जिससे छोटे और रिटेल इन्वेस्टर्स को बाजार के भारी उतार चढ़ाव से सुरक्षा मिलती है। एग्जैक्टली। और इसके अलावा उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर के 12 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की भी तारीफ की, क्योंकि बुनियादी ढांचे पर खर्च अंततः अर्थव्यवस्था को ही मजबूत करता है। बिल्कुल। लेकिन जब बात कमियां गिनाने की आई तो वहां भी उन्होंने भावनाओं के बजाय आंकड़ों का ही सहारा लिया। उन्होंने मिडिल क्लास की स्थिति को एक सैंडविच का नाम दिया जो अमीर और गरीब के बीच पिस रहा है। हाँ, ये टर्म काफी चर्चा में रहा था। हाँ, उनकी एक बड़ी मांग थी कि मिडिल क्लास को राहत देने के लिए इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया जाना चाहिए। और हेल्थ बजट पर तो उन्होंने जो तस्वीर पेश की वो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। सही कहा। स्वास्थ्य बजट पर उनका जो विश्लेषण था वो पूरी तरह से तुलनात्मक अर्थशास्त्र पर आधारित था। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत अपनी जीडीपी का मुश्किल से 2% हिस्सा स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च कर रहा है। हाँ, जबकि हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य 2.5% तक पहुंचने का है, जो अभी भी दूर है। बिल्कुल। जबकि अगर हम विकसित देशों की बात करें जैसे अमेरिका, तो वहां स्वास्थ्य पर जीडीपी का लगभग 18% तक खर्च होता है। वो संसद में सिर्फ ये नहीं कहते कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, वो बाकायदा ये सिद्ध करते हैं कि वैश्विक मानकों के हिसाब से हम कहाँ खड़े हैं और क्यों खड़े हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। और सिर्फ कमियां निकालने तक बात नहीं रुकी, उन्होंने समाधान भी दिए। जैसे उन्होंने एक इन्फ्लेशन लिंक्ड सैलरी रिवीजन एक्ट का प्रस्ताव रखा। अच्छा। मतलब जैसे सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है, वैसे ही निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की सैलरी भी महंगाई के अनुपात में बढ़नी चाहिए। ये तो काफी दिलचस्प आइडिया है। हाँ, लेकिन उनका एक सुझाव ऐसा था जिसने मुझे सच में चौंका दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि देश के सभी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स को ब्लॉकचेन तकनीक पे डाल देना चाहिए। देखिए, ब्लॉकचेन तकनीक का सुझाव एक विशुद्ध टेक्नोक्रेट के दिमाग की उपज है। इसे सरल शब्दों में समझें तो ब्लॉकचेन एक ऐसा डिजिटल बही खाता या लेजर है जिसकी कॉपी नेटवर्क के हजारों कंप्यूटरों पर एक साथ सेव होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी एक जगह पर जमीन के कागजात में छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो बाकी सारे कंप्यूटरों से खारिज कर देते हैं। यानी पटवारी के स्तर पर होने वाला भ्रष्टाचार या फाइलों का गायब होना तकनीकी रूप से असंभव हो जाता है। हाँ, पर यहाँ कहानी वाकई दिलचस्प हो जाती है। मतलब मेरा यहाँ एक स्पष्ट पुशबैक है। बताइए। हम एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जहाँ आज भी कई तहसीलों में फाइलें धूल खा रही हैं, जहाँ सर्वर डाउन होना एक रोजमर्रा की बात है और बुनियादी इंटरनेट पहुंच अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, ये तो है। तो ऐसे में ब्लॉकचेन जैसे हाईटेक और एलीट समाधान की बात करना, क्या ये जमीनी हकीकत से पूरी तरह कटा हुआ नहीं लगता? मैं मानती हूँ कि एक बहुत ही मजबूत और जायज सवाल है, और असल में यही वो बिंदु है जहाँ एक टेक्नोक्रेट और एक पारंपरिक जमीनी नेता के बीच का जो अंतर है वो स्पष्ट होता है। बिल्कुल। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट समस्या देखता है कि जमीन के झगड़े बहुत हैं और वो दुनिया का सबसे कुशल तकनीकी समाधान पेश कर देता है, जैसे जॉर्जिया या यूएई में ब्लॉकचेन का सफल इस्तेमाल हुआ है। हाँ। लेकिन एक जमीनी नेता जानता है कि भारत की प्रशासनिक जटिलता, डिजिटल साक्षरता की कमी और बुनियादी ढांचे के अभाव में इसे रातों रात लागू करना लगभग असंभव है। फिर भी संसद जैसे मंच पर ऐसे फ्यूचरिस्टिक विचार आना जरूरी है, क्योंकि वे भविष्य की नीतियां बनाने के लिए एक दिशा तो तय करते ही हैं। सही कहा। लेकिन ये डेटा, तकनीक और नियमों की समझ वाली जो साफ सुथरी छवि है, ये हमेशा काम नहीं आती।
2023 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इस छवि को गहरा झटका दिया। वो निलंबन वाला मामला ना, हाँ, उन्हें राज्यसभा से पूरे 115 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था। आरोप बहुत ही गंभीर था, विशेषाधिकार हनन यानी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। स्रोतों के अनुसार उन पर आरोप था कि उन्होंने एक सिलेक्ट कमेटी के प्रस्ताव में 5 अन्य सांसदों के नाम उनकी सहमति के बिना शामिल कर दिए थे। अंततः ये मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा और राज्यसभा के सभापति से बिना शर्त माफी मांगने के बाद ही उनका ये निलंबन रद्द हो सका। देखिए, ये घटना संसदीय प्रक्रियाओं की उस जटिलता को समझाती है जो किसी भी बैलेंस शीट से कहीं ज्यादा पेचीदा है। बिल्कुल नहीं। किसी सिलेक्ट कमेटी के लिए सांसदों का नाम प्रस्तावित करना महज एक कागजी खाना पूर्ति नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके लिए उन सांसदों की स्पष्ट और पूर्व सहमति अनिवार्य होती है। बिना सहमति के नाम डालना सदन को गुमराह करने के रूप में देखा जाता है, जो विशेषाधिकार हनन की श्रेणी में आता है। हाँ, एक सीए के नजरिए से शायद ये लगा हो कि लक्ष्य पूरा करने के लिए एक सामान्य प्रक्रिया अपनाई जा रही है, लेकिन संसद में प्रोटोकॉल और नियमों की शुचिता सर्वोपरि होती है। ये उनके लिए एक बहुत कठोर राजनीतिक सबक रहा होगा कि राजनीति में कैसे काम किया जाता है, ये क्या काम किया जा रहा है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। बहुत सही पॉइंट है। और ये इलीट विचार बनाम जमीनी हकीकत का जो मिश्रण हम उनकी नीतियों में देखते हैं, वो सिर्फ संसद भवन की दीवारों तक सीमित नहीं रहा। हाँ, उनकी निजी जिंदगी में भी ये साफ दिखता है। एग्जैक्टली। अगर आप देखें कि वो खुद को पब्लिक डोमेन में कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो वहां भी एक भारी बदलाव दिखता है। जो व्यक्ति कुछ समय पहले तक एक बॉय नेक्स्ट डोर सीए के रूप में जाना जाता था, वो अचानक से देश की सबसे चर्चित हस्तियों में शुमार हो गया। 24 सितंबर 2023 को उदयपुर के आलीशान लीला पैलेस में उनकी शादी बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के साथ हुई। सार्वजनिक जीवन का एक बिल्कुल नया अध्याय था। राजनीति में अक्सर सादगी को एक आभूषण की तरह पेश किया जाता है, लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल अलग दिशा में जा रही थी। बिल्कुल अलग। हाल ही में दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर स्थित उनके घर की कुछ तस्वीरें और जानकारियां बहुत चर्चा में रहीं। घर का विंटेज डेकोर, ढेर सारे पौधे, एंटीक फर्नीचर और सबसे खास उनके बेटे नीर के लिए बनाई गई एक बेहद खूबसूरत और शानदार नर्सरी। ओहो, ये सब एक ऐसी लाइफस्टाइल को दर्शाता है जो पारंपरिक भारतीय राजनीति के उस खादी और धूल वाले नैरेटिव से बहुत अलग है। बिल्कुल, ये एक ब्रांड का इवोल्यूशन है। ये नई पीढ़ी के मतदाताओं को आकर्षित तो करता है, जो खुद एक अच्छी लाइफस्टाइल की आकांक्षा रखते हैं, लेकिन इसी के साथ जब आप बॉलीवुड की चकाचौंध को राजनीति के साथ जोड़ते हैं तो एक लार्जर देन लाइफ छवि बन जाती है। हाँ, हालांकि इस चमक दमक के बीच भी ना कभी कभी वो सीए वाला अंदाज बाहर आ ही जाता है। स्रोतों में उनकी शादी का एक बेहद मजेदार किस्सा दर्ज है। अच्छा, वो क्या? शादी में जो पारंपरिक जूता छिपाई की रस्म होती है, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। क्यों? क्योंकि जब सालियों ने शगुन में लाखों रुपए मांगे, हाँ। तो राघव ने उन्हें महज 11 रुपए पकड़ा दिए। बाप रे, तो मतलब सीए वाली आदत है, आप एक चार्टर अकाउंटेंट को कितनी भी भव्य शादी में बिठा दें, उसकी कॉस्ट कटिंग की आदत हाँ। और बैलेंस शीट बचाने की फितरत कभी नहीं जाती। बिल्कुल। लेकिन अगर हम मजाक से आगे बढ़ें, हाँ। तो इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? सवाल ये है कि जब एक नेता की सार्वजनिक दृश्यता इतनी बढ़ जाती है कि बॉलीवुड स्टार्स उनके घर आने लगें, जैसे हाल ही में संजय दत्त उनके घर पहुंचे क्योंकि राघव ने उनकी फिल्म धुरंधर के किरदार की तारीफ की थी। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। तो इसका पार्टी के अंदर क्या असर होता है? कैडर आधारित राजनीतिक दलों में जहां हर चीज एक ढांचे में चलती है, वहां जब किसी एक व्यक्ति की निजी चमक पूरी पार्टी की सामूहिक चमक पर हावी होने लगती है, तो अंदरूनी घर्षण या फ्रिक्शन पैदा होना लगभग तय होता है। और स्रोतों को देखकर ऐसा लगता है कि वो अंदरूनी घर्षण अब एक पूरे ज्वालामुखी के रूप में सतह पर आ चुका है। हम उस राजनीतिक तूफान के बिंदु पर आ गए हैं जिसने आज अखबारों के पन्ने रंगे हुए हैं। हाँ, ये काफी नाजुक विषय है। बिल्कुल। यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि जो बातें हम आगे चर्चा करने वाले हैं, वे विभिन्न नेताओं के दावे और न्यूज रिपोर्ट्स हैं। हम निष्पक्ष रूप से सिर्फ तथ्य रख रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह सामने आई कि आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया है। उनकी जगह अशोक मित्तल को यह जिम्मेदारी दी गई है, जिनके ठिकानों पर दिलचस्प रूप से बाद में ईडी की छापेमारी की खबरें भी आईं। और रिपोर्ट्स यहां तक दावा करती हैं कि संसद में पार्टी कोटे से राघव के बोलने पर भी रोक लगा दी गई है। देखिए, ये एक बेहद अहम संगठनात्मक बदलाव है। जब पार्टी अपने सबसे मुखर और चेहरे के रूप में स्थापित सांसद को संसदीय जिम्मेदारियों से किनारे करती है, तो ये स्पष्ट संकेत है
कि संवाद की कड़ियां टूट चुकी हैं। ये महज एक पद का बदलाव नहीं है, ये सत्ता और शक्ति के संतुलन को बदलने की एक कोशिश है। हाँ, बात सिर्फ पदों की नहीं है। सुरक्षा को लेकर जो पिंग पोंग का खेल हुआ, वो तो और भी हैरान करने वाला था। वो Z+ वाला मामला ना? एग्जैक्टली। पंजाब की राज्य सरकार, जो उनकी अपनी ही पार्टी की है, उसने अचानक राघव चड्ढा की Z+ सुरक्षा हटा ली। लेकिन जैसे ही राज्य सरकार ने यह कदम उठाया, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने तुरंत दखल दिया और उन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करा दी। ये पूरा मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है? मैं मानती हूँ कि सुरक्षा घेरे में बदलाव राजनीति में संदेश देने का एक बहुत बड़ा टूल होता है। जब एक राज्य सरकार अपनी ही सांसद की सुरक्षा में कटौती करती है, तो वो संदेश दे रही होती है कि अब आप हमारी प्राथमिकता में नहीं है, या आप पार्टी लाइन से बाहर जा रहे हैं। सही बात है। और जब उसी समय विपक्षी दल द्वारा संचालित केंद्र सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है, तो ये महज एक प्रशासनिक कदम नहीं होता। ये केंद्र की तरफ से एक रणनीतिक चाल होती है, जो राज्य सरकार और उस नेता के बीच की दरार को सार्वजनिक रूप से और चौड़ा करके दिखाती है। ये राजनीतिक बिसात पर शय और मात का खेल है। हाँ, और इस शहमात की खेल में बयानबाजी का स्तर बहुत तीखा हो चुका है। हाँ, पार्टी के भीतर से ही गंभीर आरोप आ रहे हैं। हाँ, मैंने कुछ बयान देखे थे। सौरभ भारद्वाज का दावा है कि राघव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से प्रधानमंत्री और बीजेपी के खिलाफ लिखे गए सारे पुराने पोस्ट डिलीट कर दिए हैं। आतिशी ने तो सीधा आरोप लगा दिया कि वे केंद्र सरकार की एजेंसियों से डर गए हैं। लेकिन इन सब दावों के बीच सबसे सनसनीखेज दावा हरियाणा आप के पूर्व अध्यक्ष नवीन जयहिंद की तरफ से आया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक वीडियो जारी करके दावा किया कि मुख्यमंत्री आवास, जिसे मीडिया में शीश महल कहा गया, वहां राघव चड्ढा के साथ बदसलूकी हुई और उन्हें मुर्गा बनाकर पीटा गया था। ये आरोप सुनने में जितने चौंकाने वाले लगते हैं, ये राजनीति की उस निर्मम सच्चाई को बयां करते हैं, जहां रिश्ते बिगड़ने पर हमले नीतियों पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की गरिमा और चरित्र पर होने लगते हैं। बिल्कुल। ये दावे कितने सच हैं या झूठ, ये एक अलग जांच का विषय है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी इंसाइट ये है कि जब किसी पार्टी के भीतर नैरेटिव कंट्रोल हाथ से निकल जाता है, तो इस तरह की एक्सट्रीम या चरम बयानबाजी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सामने वाले का मनोबल तोड़ा जा सके। हाँ। एक टेक्नोक्रेट के लिए जो आंकड़ों और लॉजिक पर लड़ाई लड़ने का आदी हो, ये सबसे मुश्किल दौर होता है, क्योंकि यहाँ कोई लॉजिक काम नहीं आता। यहाँ सिर्फ धारणाओं या परसेप्शन की लड़ाई होती है। और इस परसेप्शन की लड़ाई में राघव चड्ढा ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। वो वीडियो वाला बयान। हाँ, स्रोतों के अनुसार उन्होंने मेरा घर मेरी रूह है पंजाब शीर्षक से एक विस्तृत वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने बहुत भावुक तरीके से अपना बचाव किया। उन्होंने उन तमाम आरोपों का खंडन किया कि उन्होंने संसद में पंजाब के मुद्दे नहीं उठाए। उन्होंने उन दावों को भी सिरे से झूठा बताया कि उन्होंने संसद में किसी वॉकआउट के दौरान पार्टी का साथ छोड़ दिया था। लेकिन इस सफाई के बावजूद सोशल मीडिया पर कयासों का बाजार शांत नहीं हुआ है। वो तो है, अफवाहें बहुत तेज है। कोई कह रहा है कि उनका अगला कदम बीजेपी में शामिल होना होगा, तो कोई दावा कर रहा है कि वो अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी की नींव रखेंगे। देखिए, उनका वो वीडियो एक साथ दो काम कर रहा था। एक तरफ वो अपने कैडर और जनता के बीच अपनी छवि को बचाने की एक भावनात्मक अपील थी, और दूसरी तरफ ये एक नपातुला राजनीतिक स्टेटमेंट था, जिसमें उन्होंने अपने भविष्य के पत्तों को पूरी तरह से छाती से लगाकर रखा है। हाँ। उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि आगे क्या होगा, जो कि एक चतुर राजनीतिक दाव है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? जब एक युवा राजनेता की अपनी ही पार्टी का पूरा तंत्र उसके खिलाफ खड़ा हो जाए, पुराने साथी ही सबसे तीखे तीर चलाने लगें, और दूसरी तरफ सामने वाले विपक्ष के पास भी सारे पत्ते हों, तो ऐसे में कोई अपना रास्ता कैसे तय करता है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें ना, तो ये स्थिति हमें बताती है कि राजनीति कितनी अप्रत्याशित होती है। बिल्कुल। जो तर्क, डेटा और नीतियां राघव चड्ढा को देश के बजट को संतुलित करने के लिए एक बेहतरीन दिमाग बनाती हैं, आज शायद उन्हीं चीजों की कोई अहमियत नहीं रह गई है। हाँ। आज उन्हें अपने खुद के राजनीतिक करियर के बैलेंस शीट में संतुलन बिठाना पड़ रहा है, और ये संतुलन आंकड़ों से नहीं, बल्कि समय की नज़ाकत, धैर्य और राजनीतिक वफादारियों को नए सिरे से परिभाषित करने से आएगा। सही कहा। सुनने वालों के लिए आज की इस गहन चर्चा का सार यही है कि सूचनाओं के इस दौर में किसी भी राजनीतिक घमासान की सिर्फ एक हेडलाइन पढ़ लेना बहुत आसान है। हम एक खबर देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं,
लेकिन जब आप किसी की पूरी यात्रा को डिकोड करते हैं, कैसे 22 साल का एक सीए अपने शून्य कर्ज वाले हलफनामे के साथ आता है, कैसे वो संसद में ब्लॉकचेन की बात करता है, कैसे वो बॉलीवुड की चकाचौंध में शामिल होकर अपना एक निजी ब्रांड बनाता है, और कैसे वही ब्रांड पार्टी के भीतर खलबली मचा देता है, तब जाकर उन हेडलाइंस का असली मतलब समझ में आता है। बिल्कुल, और ये समझना आवश्यक है कि राजनीति कोई सीधी रेखा में नहीं चलती। ये एक ऐसा मंच है जहां आपके सबसे बड़े एसेट्स, चाहे वो आपकी शिक्षा हो, आपकी तर्क क्षमता हो या आपकी लोकप्रियता हो, वही चीजें अचानक से आपके लिए सबसे बड़ी लायबिलिटी बन सकती हैं। बहुत सही बात कही आपने। और आज की इस विस्तृत चर्चा को खत्म करने से पहले एक अंतिम विचार जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि आम आदमी पार्टी के आधिकारिक वेबसाइट पर राघव चड्ढा के बायो में महात्मा गांधी का एक बहुत ही मशहूर कोड लिखा हुआ है। अच्छा, वो कौन सा? वो है, पहले वे आपको अनदेखा करते हैं, फिर वे आप पर हंसते हैं, फिर वे आपसे लड़ते हैं और फिर आप जीत जाते हैं। हाँ, ये कोड तो ऐतिहासिक रूप से किसी भी नए आंदोलन या सत्ता के खिलाफ लड़ाई को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। बिल्कुल, लेकिन आज के संदर्भ में ये एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा करता है। क्या होता है जब ये अनदेखी, ये हंसी और ये लड़ाई सामने बैठे सत्ता पक्ष या विपक्ष से नहीं, बल्कि उसी आंदोलन के बिल्कुल भीतर से आने लगे जिसे खड़ा करने में आपने खुद अपना खून पसीना बहाया हो? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। जब अपनों से ही लड़ाई हो, तो क्या तब भी सफलता का ये फॉर्मूला जीत की कोई गारंटी देता है? क्या राजनीति में अपनों से लड़कर जीती गई बाजी वास्तव में कोई जीत होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ना तो किसी ऑडिट रिपोर्ट के पन्नों में दर्ज है और ना ही किसी बैलेंस शीट में मिलेगा। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ वक्त ही देगा।